हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपने जूम क्लास में जो टॉपिक किया था, ठीक है, वो कौन सा किया था अपन ने? टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप, है ना। चलो उसको दोबारा देख लेते हैं ना। टॉर्क ऑन ट्रायंगुलर करंट कैरिंग लूप current carrying loop in uniform magnetic field। ये टॉपिक क्या था आपने? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा फिर मैं ये तो जानता था कि अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें फोर्स तो लगेगा, है ना। क्लोज लूप है तो नेट फोर्स जीरो हो जाता था, है ना। तो ये किसी भी एलिमेंट में जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था? आई समेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस पी, है ना। तो डीएल वेक्टर का सम कितना हो जाता था? जीरो हो जाता था अगर क्लोज लूप है तो फोर्स तो जीरो हो जाता था ना। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मैंने दो मैग्नेटिक पोल लिए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ नॉर्थ से साउथ, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बी और डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है ऐसा, जिसकी मान लीजिए ये वाली साइड है बी और ये वाली साइड मान लीजिए है ए। ठीक, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द लूप। ठीक, अच्छा इस लूप को देखो, अभी इसका प्लेन नहीं है, इसको मैंने टेढ़ा करके रखा है ऐसे, है ना, ऐसे टेढ़ा। तो इसको मैं 3D में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना जरा, ऐसे ये लूप ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है ना, जैसे मान लो ये यूं था, अब यूं टेढ़ा हो गया है ना। अच्छा इस लूप के जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये क्या चीज होगी बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। एरिया के परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। फिलहाल आपने करंट की डायरेक्शन में फिंगर फोल्ड की तो मैग्नेटिक मोमेंट की आपके पास डायरेक्शन आ गई। अच्छा जी, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया एम, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं इस लूप को नाम दूं ए बी सी डी, मान लीजिए इस लूप को मैंने ये नाम दे दिया ए बी सी डी। तो अगर मैं देखूं इस लूप के ऊपर जो फोर्स लगने वाले हैं, फोर्स चलो मैं बीच में लिख देता हूं, जो फोर्स लगेंगे, मैंने कहा फोर्स जो लगेगा वायर ए बी पे, एफ ऑन ए बी, ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगा, तो देखो क्या ये स्ट्रेट वायर है? यस सर। और स्ट्रेट वायर पे फोर्स कितना लगता है? आई एल बी साइन थीटा। तो आई कितना है इसके अंदर? करंट तो आई दे रखा है, एल इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? बी। तो आई एल की वैल्यू स्मॉल बी, बी मैग्नेटिक फील्ड वो दे रखा है आपको कैपिटल बी। ठीक है, और थीटा की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए थीटा 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में, तो साइन 90। कुल मिला के जो एफ ऑन ए बी वायर होगा वो होगा आई बी बी, और जो इसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की वो कैसे निकालें? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड फिंगर सेकंड वेक्टर, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब किधर आया? देखो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, फोर्स आया अंदर की तरफ, है ना। तो इसकी डायरेक्शन मैंने यहां बना दी, ये इसकी डायरेक्शन है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं एफ बी सी की,
BC इस वाले जो ये स्ट्रेट इसका जो कंपोनेंट है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो इसके अंदर से भी बेटा करंट तो आई जा रहा है, IN। इस वाले जो ऊपर वाले की जो लेंथ है वो आपने कितनी ले रखी है, A, तो IAB। अच्छा, साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर की लेंथ होती है ना जिसको करंट की डायरेक्शन लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जो वायर है इसके पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला है, यानी ये जो ये आपको ये टेढ़ी लाइन दिख रही है ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में 90 एंगल है। अच्छा, इस वायर में करंट किधर चल रहा है, इस टेढ़ी लाइन के अलोंग, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लाइन के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अलोंग है। अच्छा, तो ये एंगल मेरे हिसाब से 90 माइनस थीटा हो गया। ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा साइन 90 माइनस थीटा। तो जो फोर्स ऑन BC वायर होगा वो होगा IAB cos थीटा। और डायरेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट वेक्टर करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर कर लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए सेकंड वेक्टर की तरफ, ऐसे फोल्ड कर लीजिए तो थंब किधर गया, ऊपर, तो बेटा ये फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं वायर की, CD वायर की, CD वायर की, तो CD वायर पे जो फोर्स लगेगा, CD इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो AB और CD में सिर्फ करंट की डायरेक्शन का फर्क है, बाकी लेंथ भी उतनी है, करंट भी उतना है, सब कुछ सेम है, बस करंट की डायरेक्शन चेंज है। इसलिए जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो उतना ही आएगा जो AB पे आया था, IBB, ये तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी ये वर्टिकल इनसाइड है तो ये वर्टिकल आउटवर्ड होगा बेटा, फोर्स इतना हो गया। सिमिलरली आप जैसा आपने BC पे लिखा था ऐसा ही आप FDA वायर के ऊपर भी लिख सकते हो, फोर्स की वैल्यू तो उतनी की उतनी आने वाली है, IAB cos थीटा, बस डायरेक्शन क्या आने वाली है, नीचे आने वाली है। ये चारों जो इसकी साइड है रेक्टेंगुलर लूप की, इन पे अलग अलग आपने फोर्स निकाल लिया। अगर मैं कहूं नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट, तो वो इन सभी के वेक्टर सम के बराबर लगेगा बेटा, AB वेक्टर, BC, CD और D, सभी फोर्स को ऐड कर दीजिए। अब आपको पता है कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट हैं, तो इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, तो नेट फोर्स तो 0 आएगा। तो अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप है वो अलग बात है, देखो यहाँ पे एरिया से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, जो ये रेक्टेंगुलर लूप या कैसा भी कोई भी अगर आपके पास क्लोज लूप है तो, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो नेट फोर्स उस पर 0 होने वाला है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है किसी भी शेप का, तो नेट फोर्स तो उसके ऊपर भाई 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई फोर्स की बात। और ये मैं यहां से ज्यादा जानता था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, I समेशन ऑफ dl वेक्टर क्रॉस b। ध्यान दो मैंने आपको लिखवाया था अगर लूप क्लोज हो जाए तो फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, है ना, आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गई बेटा फोर्स की बात। अब दूसरी बात करते हैं टॉर्क की। दूसरी बात करते हैं टॉर्क की। देखो मैं डायग्राम वापस से बना लेता हूं, देखो ठीक है। अच्छा जी, वही साइड ये वाली आपने ले रखी थी बेटा B,
और जो ये टेढ़ी वाली साइड है ये आपने कितनी रखी है बेटा ए, और ये वाला आपने ये एम, और ये वाला एंगल आपने लिखा बेटा थीटा। ठीक, अच्छा टॉर्क की बात करें तो मैंने देखा कि इन जो वायर्स पे जो फोर्स आए, ऐसा जो ये आपका लूप है, अभी जो अपन ने पीछे लिखा था, तो इस वायर पे जो फोर्स आया था वो आया था अंदर की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ, और इस पे नीचे की तरफ। ये फोर्स की डायरेक्शन थी जो अभी भी आई थी। ठीक है, अच्छा इन दोनों में जो ये दोनों फोर्स है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है? यस सर, कैंसिल आउट। क्या ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट है? यस सर, तो ये भी कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स तो जीरो था। पर देखो इन दोनों में इनकी जो फोर्स की डायरेक्शन है या अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी सेम है। ठीक है, तो इसके अगर देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भाई मैं कहूँ कि नेट फोर्स जीरो है, जैसे मान लीजिए आपको, आप ऐसे समझिए, जो जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर लूप है, इसके इस एंड पे मैं इधर फोर्स लूँ और इस एंड पे इधर फोर्स लूँ, तो क्या ये यू रोटेट हो जाएगा? यस सर। ठीक है, जबकि मैं इनके ऊपर इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम कर दूं, यानी इस पे इधर फोर्स लूँ और इस पे इधर फोर्स लूँ, तो ये खींचेगा, घूमेगा नहीं, है ना। अच्छा देखो ये दोनों फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये तो टॉर्क जीरो डेवलप करेंगे। कितना डेवलप करेंगे? क्योंकि टॉर्क कितना होता है भाई, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अच्छा जी, तो देखो इनके जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच में गैप कितना है? जीरो, दोनों सेम लाइन पे है, तो ये तो टॉर्क डेवलप करेंगे नहीं, पर ये दोनों मिलकर टॉर्क डेवलप कर सकते हैं ना। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या अलग अलग होगी लाइन? अब ये बाहर फोर्स लगा रहा है ये अंदर, तो क्या ये इस लूप को इस टाइप से घुमा देगा? यस सर, यानी ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये जो लूप है आपका रेक्टेंगुलर लूप, ये रोटेट होना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। ये आगे जाके जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटर भी होता है ना, कि किसी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाए देन इट स्टार्ट टू रोटेट, तो इस रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अब देखो ये दोनों मिलके जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये दोनों मिलके कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? तो टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब देखो ये आपका बी है, ये वाली लाइन का ए है, और ये 90 डिग्री पे एम है। इससे अगर आप मैं इसका टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू देखूंगा तो आपको एक लाइन ये दिखाई देगी। देखो मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी से ये चीज समझ में आएगी। देखो ऐसे, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो एक आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी जिसकी लेंथ होगी ए, ठीक है, और इससे 90 डिग्री पे बेटा ये होगा एम, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक फोर्स लग रहा होगा इस वाले एंड पे इधर अंदर की तरफ, एक लग रहा होगा इस वाले एंड पे इधर, तो ये होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैंने इसको थीटा मान रखा है डायग्राम में, इसको थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल आपका थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये देखो इन दोनों फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी लाइन ऑफ एक्शन में आर परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आएगी ए साइन थीटा। कितनी आएगी बेटा? ए साइन थीटा। चलिए ये यहाँ पे रख देते हैं, तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी फोर्स। फोर्स तो बेटा आप निकाल चुके हैं, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो था आई बी बी, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड था, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से लिख लो ए साइन ऑफ थीटा, तो यहां से लिखोगे तो ये हो जाएगा आई, ए और बी को साथ लिख लो, ए बी बी साइन थीटा। ये लगा इस लूप पे टॉर्क, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते हैं। देखिए a इंटू बी को क्या तुम रेक्टेंगुलर लूप का एरिया लिख सकते हो? आई एरिया ऑफ लूप इंटू बी इंटू थीटा। तो देखो ये जो टॉर्क है ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया पे, नॉट द शेप ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ सर्कुलर लूप होता तब भी इतना ही टॉर्क लगता। अच्छा अगर मान लो n लूप है, 4 कैपिटल N लूप्स, अगर इस जो ये रेक्टेंगुलर आपने ये लिया था कॉइल, अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल में n लूप होते या n टर्न्स होते तब ये कितना हो जाता? एन आई ए बी साइन थीटा। इसमें से जो ये एन आई इंटू ए है, क्या यही मैग्नेटिक मोमेंट होता है? यस सर, तो ये हो गया एन बी साइन थीटा, ये लगा आपका टॉर्क।
अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, टॉर्क इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्या बात समझ में? ये हो गया टॉर्क। अच्छा जी, और देखिए इसको थोड़ा सा आगे और लिखते हैं। देखो टॉर्क अगर क्लोज लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्लोज लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या गारंटेड जीरो होगा? नेट फोर्स। टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टॉर्क जीरो कब होगा बेटा? जब साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? जब थीटा या तो जीरो हो या 180 हो। उस टाइम पे भाई टॉर्क कितना होगा आपका? जीरो। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? टॉर्क मैक्सिमम ये होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। और मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू होती है ये होती है m इंटू बी। थीटा 90 का मतलब m और b के बीच में एंगल 90। ये था बेटा b, ये b की डायरेक्शन थी, ये m, ये एंगल 90। ये एंगल 90 का मतलब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो लूप भी इसी प्लेन में हो, लूप भी ऐसा कैसा हो? इस प्लेन में। तो देखो एरिया की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, नहीं एम की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी और बी हो जाएगा आपका। ये तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एरिया भी अगर आपका इसी एरिया का प्लेन ऐसे लाई कर रहा है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है ही और एरिया की डायरेक्शन तो एरिया के परपेंडिकुलर होगी ना, तो थीटा 90, उस टाइम टॉर्क मैक्सिमम होगा। और जिस समय ये लूप रोटेट होकर यूं हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप, तो लूप की डायरेक्शन देखो जो एरिया की डायरेक्शन है तो एरिया के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो उस टाइम आपके पास टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो गई है समथिंग, ठीक है। और देखिए टॉर्क की वैल्यू जीरो, पर ये कब है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, फॉर ए क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन में आपको दूं एफ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और टॉर्क में भी जीरो, पहला ऑप्शन। चलो इसको लिख दो, मस्ट बी जीरो। दूसरा ऑप्शन एफ नेट मस्ट बी जीरो और टॉर्क मस्ट बी जीरो ऑलवेज। थर्ड लिखता हूं ऑप्शन में आपको, एफ नेट में भी जीरो और टॉर्क में भी जीरो। फोर्थ ऑप्शन एफ नेट में भी जीरो और टॉर्क मस्ट बी जीरो। चार ऑप्शन दिए मैंने, आप चार ऑप्शन को पढ़ के देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला, भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप है तो एफ नेट तो जीरो है, कोई सोचना ही नहीं है, तो एफ नेट तो मस्ट भी जीरो होगा। तो ऑप्शन तो या तो ये मिलेगा या ये, मे भी जीरो होगा, नहीं मस्ट भी जीरो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा टॉर्क, टॉर्क तो बेटा कितना होता है? एम बी साइन थीटा, तो वो किसी स्पेशल केस में जब थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो या 180 उस टाइम जीरो हो भी सकता है, और जब थीटा की वैल्यू ये नहीं होगी तो उस टाइम जीरो नहीं भी हो सकता है। तो टॉर्क में भी जीरो, बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। मैं कहूँ फोर्स मस्ट भी जीरो, टॉर्क मस्ट भी जीरो तो जरूरी नहीं है, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा। ऐसे में भी जीरो, ये भी सही नहीं है क्योंकि मस्ट है फोर्स तो जीरो होना, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई सेकेंड क्वेश्चन करवाते हैं इसके ऊपर। चलिए मैंने आपसे बोला कि करंट कैरिंग वायर है, क्या चीज है? करंट कैरिंग वायर, जैसे ये
ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, तो अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो क्या ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? यस सर। अच्छा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, ठीक है, ये साइड ए ये साइड बी, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जो ये जो लूप है आपका, ये जो लूप है, क्या ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है? यस सर। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करता है? स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है ना, लॉन्ग वायर है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आर पे डिपेंड करती है? आर का मतलब वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है? यस सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ, और जो डिस्टेंस कम होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी B1 इज ग्रेटर देन B2 होगा। पहली बात। अब मैंने पूछा कि बताइए इस पे फोर्स जीरो होगा या टॉर्क जीरो होगा या दोनों जीरो नहीं होंगे, और जो जीरो नहीं होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी ना, सिंपली देखो। अब देखो बात करो टॉर्क की, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन तो पक्का अंदर है। हाँ, ये यूनिफॉर्म नहीं है पर इसकी डायरेक्शन तो पक्का हर पॉइंट पे अंदर की तरफ ही है। अच्छा, डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और जो एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर फोल्ड कर लो, थंब आए अंदर, तो बेटा ये डायरेक्शन होगी देखो एम की, और ये डायरेक्शन होगी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। तो क्या दोनों के अंदर थीटा जीरो हो गया? तो आपको थीटा जीरो दे रखा है, तो बेटा टॉर्क की वैल्यू तो आपकी जीरो होगी, टॉर्क की वैल्यू तो जीरो। तो इस लूप पे लगने वाला क्या जीरो होगा? टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो है। अब बात करते हैं फोर्स की। अरे वो फोर्स इस वायर पे इधर लगेगा, इस वायर पे इधर। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। तो फर्स्ट वेक्टर करंट की डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताया फोर्स, ये नीचे फोर्स, ठीक है। ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर वेरी हो रहा है, ऐसे एग्जैक्ट वैसा इधर वेरी हो रहा है, तो दोनों के लिए सब कुछ सेम है, तो बस डायरेक्शन ऑफ करंट अलग है, तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करें इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा इधर, और ऐसे इस पे फोर्स लगेगा इधर। बट इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो क्या दोनों में आई सेम है? यस सर। क्या दोनों की लेंथ भी सेम है? यस सर। अच्छा, क्या दोनों की पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है? नहीं सर, इस पे B1 है और उस पे मैग्नेटिक फील्ड है B2। अब ज्यादा कौन सा है? B1। तो बेटा इस पे लगने वाला फोर्स यानी ये F1 ज्यादा होगा, और ये जो F2 है ये बेटा आपका कम होगा। अब F1 ज्यादा है तो इसका मतलब नेट जो फोर्स है वो आपका जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी इधर, यानी ये लूप पे नेट फोर्स रहेगा इधर। देखो लूप क्लोज था बट नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो होता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। चलिए जी और देखिए, अभी और क्वेश्चन आएंगे इसमें ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अब देखो मैंने कहा था कि अगर कोई ये करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसका एरिया ए है, इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, तो m इक्वल टू हो गया n i a मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, करंट क्या है? करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे हैं, मतलब ये कंडक्टिंग वायर है, तो करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, है ना, ये चार्ज का फ्लो होता है वैसे तो, मतलब पर ये कंडक्टिंग वायर अगर इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट, मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट है। अच्छा जी, और देखिए मूविंग इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू करंट होगा। तो ना सर मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं, आपसे बात करूं मैं, तो देखो जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसकी ऑर्बिट की रेडियस r है और ये v स्पीड से मान लो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अगर कर रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू करंट। ये करंट कैरिंग लूप की तरह बन गया, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है ना। करंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, मान लीजिए मैंने इस सेक्शन पे देखा, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे था, अब ये दोबारा घूम के आने में इसको जो टाइम लगेगा, क्या वो इसके टाइम पीरियड के इक्वल होगा? यस सर। यानी जो ये चार्ज ई
ई चार्ज क्रॉस होने में जो टाइम लेगा वो इसके टाइम पीरियड के बराबर लेगा, इसलिए आई को आप ई इंटू न्यू भी लिख सकते हो। यहाँ पे न्यू जो ये है ये फ्रिक्वेंसी है ना, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी है। चलिए जी, ये हो गया करंट। तो मुझे तो पता चल गया करंट, मुझे तो क्या निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, वो कितना होगा आई इंटू ए, भाई नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही ना, एक ही टर्न है तो आई इंटू ए, आई की वैल्यू कितनी बेटा ई बाई टी, और एरिया इस जो कॉइल जो बनी इसका जो एरिया बना क्या ये पाई आर स्क्वायर बना, यस सर, आर आपने इसकी रेडियस बताई है। चलिए ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को जनरली म्यू से लिख दिया जाता है, किससे लिखा जाता है, म्यू से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालूं, जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक चक्कर में जो ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या 2 पाई आर करेगा, यस सर, ये टोटल क्या है डिस्टेंस एंड ये क्या है इसकी स्पीड, तो भाई ये हो गया टाइम पीरियड, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो गया ई बाई टी की वैल्यू रख दीजिए बेटा 2 पाई आर बाई वी, तो वी आ गया ऊपर, और ये बेटा आपका पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई से पाई आर से आर, तो जो ये म्यू की वैल्यू आई ये आई ई वी आर बाई 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत ही अच्छी फॉर्मेट में और कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो देखो कैसे, ये मैग्नेटिक मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ई वी आर बाई 2, ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपसे बोला जो म्यू की वैल्यू आपके पास आई ई वी आर बाई 2, इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर देखो इसका फॉर्मेट जो होगा, जो म्यू होगा वो म्यू हो जाएगा ई अपॉन 2 म्यू, और ये हो जाएगा एम वी आर, बोल क्लियर है, हाँ जी। जो एम वी आर होता है इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, ये तो आपने 11th में पढ़ ही लिया होगा, एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको लिखा जाता है एल से, तो भाई मैंने इसको सिंपल सा लिख लिया, तो ये म्यू हुआ, ये कैसा हुआ ई अपॉन 2m इंटू एल, ठीक। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो अगर आप म्यू और एल का रेशियो ले लो, म्यू और एल का रेशियो, म्यू और एल का, तो क्या ये ई बाई 2m आएगा, यहाँ पे तो बेटा ई तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो तो कभी चेंज हो नहीं सकते, अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहे तो बेटा ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो म्यू बाई एल या जिसको रेशियो, ये किसका है बेटा, ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है ई बाई 2m। अच्छा, इस रेशियो को जो बोला गया है वो बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो कहलाता है ये, ठीक है। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर केजी, कितनी होती है कूलाम पर केजी, ओके, ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, इसकी वैल्यू जब फिक्स है कभी भी चेंज नहीं होगी, नहीं सर, क्योंकि ई और एम तो चेंज होने वाला नहीं है, तो जब फिक्स है तो निकाल ही लेते हैं ना, तो ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू है ये कितनी आएगी 1.6 इंटू 10⁻19, और नीचे आएगा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ये आ गई इसकी वैल्यू। चलिए भाई अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, ऊपर देखो, ऊपर तो बचा भाई 1.6 और नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18.2, पावर कितनी हो जाएंगी, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 बच जाएगी भाई, 31 है 19 है तो 12 बच गई, ठीक है। इसकी दो पावर इसको दे दीजिए, तो इसकी दो पावर दोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 160 अपॉन 18.2 इंटू 10⁻10 हो जाएगा क्या, यस सर। अच्छा, तो इसमें 16 का डिवाइड करते तो 10 आ जाता, अब 16 से बड़े का डिवाइड करोगे तो 10 से कम आने वाला है, इसका रिजल्ट लगभग 8.85 आता है, 8.85 इंटू 10⁻10, ये क्या कहलाता है आपका जायरोमैग्नेटिक रेशियो, यानी म्यू बाई एल यूनिट कूलाम पर केजी, है जायरोमैग्नेटिक रेशियो वैल्यू, ठीक है।
अब ये यहाँ तक मैंने आपको जूम क्लासेस के थ्रू आपको यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। तो जो बच्चे आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे प्लीज एक बार यहाँ से कर लीजिए। और जूम क्लास का टाइम मेरा फिक्स ही है, तो जिस टाइम पे आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे कनेक्ट हो, है ना। कोई आगे हो रहा है, कोई पीछे हो रहा है, ठीक है। और कुछ जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जूम क्लासेस के थ्रू, या क्लियरिटी की प्रॉब्लम आती है या वॉइस की प्रॉब्लम आती है, वो धीरे धीरे हम शॉर्ट आउट कर लेंगे ना। 2-4 क्लास होंगी तो अपना वो परफेक्ट काम हो जाएगा। बाकी आप यहाँ तक का जो बच्चे बच गए थे इसके नोट्स बना लीजिए और इसको देख लीजिए। थैंक यू।